गुड इवनिंग बच्चों। पिछले लेक्चर को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला लेक्चर हमारा था प्रोकैरियोटिक सेल को का डायग्राम बनाकर हमने इसको आगे कंटिन्यू करने के बारे में बात की थी। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी लेवल पार्ट्स हैं इस सेल के, उन सारे लेवल पार्ट को एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आउटर मोस्ट लेयर देखिए क्या है। ये सेल है, मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सबसे बाहर का ये लेयर क्या दिख रहा है, देखिए एक स्लाइमी सा लेयर होता है, चिपचिपा सा लेयर होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है? ये सेल आइडेंटिफिकेशन और सेल एडेजन में हेल्प करता है, सेल को चिपकने में हेल्प करता है, और सेल का खुद का एक आइडेंटिफिकेशन होता है इसके अकॉर्डिंग, ग्लाइकोकैलिक्स के अकॉर्डिंग। और ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसेक्राइड का होता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला पार्ट हम जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक बच्चों, ये क्या है? ये है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, अगर इसको बैक्टीरिया मान ले, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल ही तो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया भी एक सेल के बने होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो अगर हम इसको एक बैक्टीरिया मान लें तो देखिए इसमें क्या है, आउटर मोस्ट सेल क्या है इसका, ग्लाइकोकैलिक्स है। तो लिखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। किससे बना है ये? तो देखिए मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल। वही अगर यूकैरियोटिक सेल में बोले तो हमारे अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो ओलिगोसेक्राइड से बना होता है। ये डिफरेंस है, अगर हम चाहे तो डिफरेंस अभी से मेंशन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेल वॉल। सेकेंड लेयर कौन सा है? पहला मान लीजिए ये ग्लाइकोकैलिक्स है, सेकेंड है सेल वॉल। तो सेकेंड लिख लेते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब यहाँ जो सेल वॉल होता है ना वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन से। तो लिखो सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या मतलब है पेप्टिडोग्लाइकन से? पेप्टिडोग्लाइकन में होगा शुगर और पेप्टाइड चेन। ठीक है, और शुगर कौन सा है? तो शुगर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड। 2 तरह के शुगर मिलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड, और ये सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन हमको याद रखना है। और पेप्टिडोग्लाइकन में भी अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, नैग एंड नैम, नैग एंड नैम। फुल फॉर्म क्या है नैग का? तो नैग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन। और अगर नैम का पूछे तो क्या बोलेंगे, नैम का होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये नैग और नेम ये 2 शुगर होते हैं, और ये बहुत सारे पेप्टाइड चेन से आपस में जुड़े होते हैं, और इसी तरह से बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, कौन सा सेल का ऐसा पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सेम है। अब वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल नहीं दिया हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल की जगह पे ई कोलाई दिया हुआ था, और यूकैरियोटिक सेल की जगह पे क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ था। तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल हमारा कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास। क्योंकि क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और एल्गी है यानी प्लांट किंगडम का मेंबर है, प्लांट किंगडम का मेंबर है यानी यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट के अंदर
क्या होते हैं, सेल वॉल बने होते हैं किससे, सेल्यूलोज से। प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हम पढ़ रहे थे बेटा, हम थोड़ा सा पॉइंट से हट गए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल का ऐसा पार्ट है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। यही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पार्ट है सेल के पास जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होते हैं। यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है जो ई कोलाई में, जो कि प्रोकैरियोट है, और क्लेमाइडोमोनास में जो यूकैरियोट है, इनमें सेम है। तो वहाँ प्रोकैरियोट यूकैरियोट मेंशन नहीं था, हमको पता करना था, हमको खुद समझना था कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई, तो वो प्रोकैरियोट हो गया, और यूकैरियोट जो है हमारा क्लेमाइडोमोनास हो गया जो यूनिसेलुलर एल्गी। तो हमको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो वहाँ पे हमारा आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है सेल का जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड हमारा पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों तो सेम ही होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या सेल मेम्ब्रेन बोलिए, एक ही बात है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है सेल के पास जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। और ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है जो किसी भी सब्सटेंस को अब सेल के अंदर जाने देता है और कोई किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर से बाहर आने देता है। और ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से। तो लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या होता है, मेड ऑफ किससे बने हैं, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, इनसे बना है हमारा सेल मेम्ब्रेन। और यही एक स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है। तो लिखिए ओनली द स्ट्रक्चर which is similar in prokaryotic cell and eukaryotic cell। अब देखिए बच्चों, इसको बहुत डिटेल में सेल ऑर्गेनेल जब हम पढ़ने वाले हैं, सेल के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं या सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं और बने होते हैं फॉस्फोबाइलिपिड के लेयर से और प्रोटीन से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है देख लीजिए। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो इनफोल्ड है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इनफोल्ड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ऐसे। इसको बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। ये क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, सेल को एनारोबिक रेस्पिरेशन कराता है। जैसे हमारे सेल यूकैरियोटिक सेल में वही सेम फंक्शन कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वही सेम काम मीसोसोम करता है। मीसोसोम क्या है, मीसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और क्यों करवा पाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करवा पाता है, क्योंकि इसके पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है वो प्रेजेंट है, इसीलिए ये करवा पाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एनालॉगस हो गया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट्स का मीसोसोम। ये क्वेश्चन भी एक बार नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ में लिख लेते हैं मीसोसोम। ठीक है, ये मीसोसोम क्या है, ये इनफोल्डिंग है किसका, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हेल्प करता है सेल के एरोबिक रेस्पिरेशन में
और सेल के डिवीजन में भी। देखिए बच्चों, हम जस्ट मीसोजोम के नीचे में न्यूक्लियोइड को बनाए हैं। न्यूक्लियोइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल। यानी ये सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा। कैसे? कि ये इसके जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करवाएगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन भी करवाएगा मीसोजोम। तो मीसोजोम का क्या फंक्शन हो गया? एक तो हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया सेल डिवीजन। तो लिख लीजिए, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन। हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन किसका? ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों करवा पाता है? क्योंकि इसके पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है वो प्रेजेंट है। ठीक, इसके अलावा ये किस चीज में हेल्प करता है? अच्छा, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग है ना? तो लिखो, ये क्या है? एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मतलब है एनालॉगस से? क्या समझते हैं हम? एनालॉगस से समझते हैं ऐसा पार्ट, ऐसा ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म पे बात करें, ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करें, या यहाँ हम ऑर्गन अगर पार्ट्स लेवल पे बात कर लें, तो ये ऐसा पार्ट है जिसका फंक्शन तो सेम है। देखिए, यहाँ ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे यानी यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट ओरिजिन है। क्योंकि ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना है, और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक अलग से सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो ओरिजिन दोनों का डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। इसीलिए हम इसको एनालॉगस क्या बोलते हैं? एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये एनालॉगस है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही फंक्शन करता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे? इसका एक और फंक्शन है मीसोसोम का, और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करवाता है? ये क्या करता है? ये डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है। कभी भी कोई सेल को जब डिवाइड करना होता है ना, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है। जेनेटिक मटेरियल को डबल करता है ताकि वो अपने दोनों डॉटर सेल में इक्वल जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और यहाँ पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो उसको रेप्लिकेट करवाता है कौन? मीसोसोम। तो दूसरा, और इस तरह से ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो मीसोसोम का नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं। मीसोसोम का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और किस तरह से? बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इस तरह से ये हेल्प करता है। अब देखिए, उसके बाद अगर हम आए तो फिर ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटफोल्ड भी है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, जिसको पिलाई बोलते हैं। और ये पिलाई जो होता है ना, ये हॉलो होता है अंदर से, बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है लोहे की रॉड की तरह। ये बिल्कुल अंदर से खाली होता है, जैसे आपके पेन का ये कैप है। जैसे पेन का कैप अंदर से हॉलो है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये भी अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है किस चीज़ में? ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि आउट ग्रोथ है, बाहर निकला हुआ है तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, नहीं। ये सेल को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है ये? और ये हेल्प करता है सेल के वही मेन है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब ये प्लाज्मिड का ट्रांसफर एक सेल से दूसरे सेल में करता है ना, तो ये इस तरह से कंजुगेशन ट्यूब बनाता है पिलाई के थ्रू, और दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट हो जाता है और अपना प्लाज्मिड को वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। और ये पिलाई उसी बैक्टीरिया में या उसी प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है। ठीक है, तो पिलाई किस चीज में हेल्प करता है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। पिलाई कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ। पिलाई किस चीज में हेल्प करता है? देखिए, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब ये क्या है कॉन्जुगेशन ट्यूब? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? फिम्ब्री। तो 6 में लिख लेते हैं फिम्ब्री।
फिम्बरी हेल्प करता है सेल को अटैचमेंट में, किसी सबस्ट्रेटम से, किसी सरफेस से अगर इस सेल को अटैच करना है ना तो फिम्बरी का हेल्प लेता है। और ये पीली कैसा पार्ट है बेटा, ये है हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। वही फिम्बरी सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। हेल्प करता है किस चीज में? अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। तो लिख लीजिए हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। किसी भी सरफेस से, किसी भी लेयर से चिपकने में हेल्प करता है फिम्बरी। फिर अब अंदर आ जाए, अंदर अगर हम आते हैं तो फिर हमको क्या दिख रहा है? ये राइबोसोम दिख रहा है, ठीक। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ये राइबोसोम है, इसका मतलब राइबोसोम कैसा होगा? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। और यहाँ पे राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि यहाँ का राइबोसोम 70S टाइप होता है। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप एंड 80S टाइप। 70S टाइप इनमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S टाइप होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा 7th पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम कैसा राइबोसोम है? 70S टाइप राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए, उससे जब अंदर आते हैं तो फिर हमको ये क्या दिखता है? इंक्लूजन बॉडी दिखता है। इंक्लूजन बॉडी क्या है? स्टोर्ड बॉडी है, फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का स्टोरेज होता है तो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। वही हम देखेंगे कि इनमें भी, अगर प्लांट में हम बोले स्टोर्ड फूड, तो प्लांट में होता है स्टार्च। वही बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो ग्लाइकोजन के होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं। और भी होते हैं फॉस्फेट का जो इंक्लूजन बॉडी होता है, ऐसा बॉडी जिसमें कि फॉस्फेट फील्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूटिन। इस पर भी एक बार क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो इंक्लूजन बॉडी कौन कौन से हो सकते हैं? 8 में लिख लेते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है? ये फूड स्टोरेज पार्टिकल है, ठीक है, फूड स्टोरेज पार्टिकल है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल है। कभी भी बेटा, कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को, न्यूक्लियोइड जो होता है, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देखिए, हमारे में जो न्यूक्लियस होता है वो घिरे होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियोइड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नेकेड है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई उसको घेरे हुए मेम्ब्रेन नहीं है, किसी तरह के मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ नहीं है, कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो होते हैं मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल नेकेड होते हैं। तो लिख लीजिए न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का क्या मतलब? न्यूक्लियस के जैसा। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोइड। ये क्या है? ये नेकेड है, नेकेड, सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लिखो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। तो ये हो गया न्यूक्लियोइड। और इसके सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है न्यूक्लियोइड। हमारे अंदर भी हमारे सेल को कौन कंट्रोल करता है? कौन है हमारे सेल का डायरेक्टर? न्यूक्लियस। इसी तरह से यहाँ पे तो न्यूक्लियस है नहीं, ट्रू न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियोइड है, तो यही इसके सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है प्लाज्मिड। तो ये कौन सा पॉइंट था बेटा? ये 9th पॉइंट था। अब 10th पॉइंट लिख लेते हैं। 10th है हमारा
प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का बहुत सारा यूज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास में जब पढ़ेंगे तब। बहुत सारा यूज है इसका प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड का यूज हम वेक्टर की तरह करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अब तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को बना के रखा है, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ना, ये नॉन जेनेटिक होते हैं, यानी अगर इस सेल के अंदर से इस प्लाज्मिड को निकाल दिया जाए, ये भी एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, लेकिन इसके निकालने से ये सेल मरेगा नहीं। अगर इसको निकाल दे, अगर इसको निकाल दे, न्यूक्लियोइड को निकाल दे, ये भी एक डीएनए है और ये भी एक डीएनए है, दोनों डीएनए है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम इसको न्यूक्लियोइड को इस सेल से रिमूव कर दें तो ये सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा। लेकिन अगर प्लाज्मिड को यहाँ से निकाल दें तो सेल सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ये नॉन जेनेटिक है। इसको निकालने से सेल का कुछ प्रॉपर्टी भले ही लॉस हो जाएगा, लेकिन सेल मरेगा नहीं, सेल के मेटाबॉलिज्म में फर्क नहीं आएगा। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के बारे में लिख लेते हैं, ये है। अच्छा, इसका एक और नाम है न्यूक्लियोइड का, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख लीजिएगा, जीनोफोर भी बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है, ये भी सर्कुलर है, सर्कुलर डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो कैसा है, जो है नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक, या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और ये ऑटोनोमस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपना नंबर खुद ही डबल ट्रिपल कर सकता है। तो ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग, ठीक है। अब प्लाज्मिड का टाइप देख लेते हैं, कितने तरह के प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड 4 टाइप्स के हो सकते हैं, यहाँ पे मिटा दें, चलिए यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, पहला है एफ प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरा है आर प्लाज्मिड, ए भी लिख लेते हैं, ए बी। सी है टी आई प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड। और 4 है, 4th है हमारा यानी डी, N2F प्लाज्मिड, ठीक है। F प्लाज्मिड, R प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, N2F प्लाज्मिड। देखिए F प्लाज्मिड अगर किसी सेल के पास है, किसी बैक्टीरिया के पास है, तो वो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है। और जिस भी सेल के पास, जिस भी बैक्टीरिया के पास ये F प्लाज्मिड होता है, उनको मेल बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता है, और उनको हम F पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और वही बैक्टीरिया बना सकता है, पीलाई का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसके पास F प्लाज्मिड है। ये R प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर है, किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, तो वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट होता है, यानी उसके अंदर एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता होती है। अगर TI प्लाज्मिड है तो ऐसे बैक्टीरिया के पास इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एक सॉइल बैक्टीरियम है, उसके अंदर मिलता है। वही है N2F प्लाज्मिड, ये ऐसे बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है सॉइल के अंदर। देखिए एनवायरनमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, प्लांट भी उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते। फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा तो प्रोटीन भी बना है, अमाइनो एसिड भी बना है, नाइट्रोजन उसमें है मेन कंपोनेंट, हमारा डीएनए आरएनए में मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के कैसे सर्वाइव करें। तो नेचर ने क्या किया, बैक्टीरिया को ये कैपेसिटी दे दी कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा प्लांट के लिए, प्लांट के लिए फिक्स करेगा, प्लांट उसका यूज करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, फिर उसका यूज करेंगे कौन, प्लांट, और उस प्लांट को हम खाएंगे तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर आ जाएगा, और इस तरह से हम नाइट्रोजन को गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का सारा डिस्क्रिप्शन आपके सामने। अच्छा, फ्लैजिलम का नहीं डिस्क्राइब किया ना, एक लाइन में फ्लैजिलम को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 11वें नंबर में हमारा फ्लैजिलम। फ्लैजिलम सिंगुलर होता है और फ्लैजिला प्लूरल होता है। तो फ्लैजिलम देख लेते हैं, फ्लैजिलम क्या है, फ्लैजिलम या फ्लैजिला,
फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है ना, प्रोकैरियोट सेल का फ्लैजिला फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखिए मेड ऑफ, किससे बना है? मेड ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, ठीक है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना है। वही हमारे अंदर ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है। यूकैरियोट सेल में अगर कहीं पे फ्लैजिला है तो वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, प्रोकैरियोट में यही फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना है। और इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स कौन कौन है? तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इसका बेसल बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लैजिलम। पहला क्या है हमारा? बेसल बॉडी। दूसरा है हुक, और तीसरा है फिलामेंट, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? शाफ्ट। ये 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के अंदर। एक छोटा सा डायग्राम से हम देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम से देख लेते हैं। ये है बेसल बॉडी, ये क्या है? बेसल बॉडी में 2 या 4 रिंग्स होते हैं। इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम मोनेरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब मोनेरा किंगडम तक पढ़ेंगे। ये मान लो ये है बेसल बॉडी, ठीक है। फिर ये है हुक, ये क्या है? हुक, ये है हुक, और ये है शाफ्ट, ठीक है। ये क्या है? बेसल बॉडी, ये है हुक, और ये है शाफ्ट या फिलामेंट, शाफ्ट और फिलामेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल का सारा किस्सा कहानी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।